नुकसान होगा तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे क्या करेगी, कंपनसेट करेगी, मुझे वो क्लेम देगी। मैं होप करता हूं आपको समझ में आ गया कि इंश्योरेंस क्या है। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी क्षति होने पर, नुकसान होने पर हमें एक क्लेम का भुगतान करती, जिससे हम अपने नुकसान की भरपाई कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कई बार उठता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कवर्ड अंडर द टॉपिक। हमारा जो बीकॉम पार्ट फर्स्ट है उसमें किस किस तरह के इंश्योरेंस को कवर किया गया है। बहुत सारे तरह के इंश्योरेंस होते हैं, बहुत तरह के इंश्योरेंस होते हैं, पर हमारे जो सिलेबस है उसमें दो तरह के इंश्योरेंस, ओनली 2 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस को कवर किया गया है। पहला है लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, लॉस ऑफ स्टॉक वो भी बाय फायर। दूसरा लॉस ऑफ प्रॉफिट या कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी, लॉस ऑफ प्रॉफिट या कॉन्सिक्वेंशियल लॉस। इन दो ही तरह के लॉसेस के लिए अगर आपने इंश्योरेंस कराया है तो उसको हमने इस चैप्टर में हमारे बीकॉम पार्ट फर्स्ट के सिलेबस में कवर किया है। आइए थर्ड क्वेश्चन पे करते हैं, व्हाट इज द लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, हाउ क्लेम इज डिटरमाइंड अंडर दिस policy, what are the important consideration before determining claims under loss of stock policy। सर ये loss of stock policy क्या होती है, और loss of stock policy में claim का determination कैसे करते हैं, और क्या क्या बातें होती हैं जिनका ध्यान रखा जाता है जब हम क्लेम का डिटर्मिनेशन करते हैं। आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारा टॉपिक कि कैसे लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी में क्लेम्स का हम डिटर्मिनेशन करते हैं। जब भी फैक्ट्री में, प्रीमाइस में आग लग जाती है, उस आग लगने के कारण हमारा स्टॉक डैमेज हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी को इसका सूचना देंगे कि भाई हमारे आग लगने से स्टॉक जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया है, डैमेज हो गया है। तो क्या होगा, सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी हमसे ये क्वेश्चन पूछेगी कि बताइए कि आग लगने की डेट पर, डेट ऑफ फायर पर आपके गोदाम में, आपकी फैक्ट्री में कितना स्टॉक था, और दूसरा पॉइंट है कि किस रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट से, किस रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट से आप प्रॉफिट अर्न कर रहे थे। ये दोनों इंफॉर्मेशन के बाद तीसरी इंफॉर्मेशन जो हमें क्लेम के डिटरमिनेशन में चाहिए वह है साल्वेज गुड्स। साल्वेज गुड्स यानी कि ऐसा स्टॉक जो आग लगने के बावजूद हमने आग में कूद कर बचा लिया। हमने आग लगने के बाद क्या किया, होता है कि फैक्ट्री में गेटमैन हो, वहां पे एम्प्लॉयज हो जो फैक्ट्री में रहते हैं, आग लगने के बाद जितना स्टॉक हो सका उन्होंने बचा लिया, उस स्टॉक को बोलते हैं साल्वेज गुड। ऐसे स्टॉक के लिए इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट नहीं करेगी, इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट नहीं करेगी। हो सकता है कि माल पूरा जल गया है, माल पार्टली जला है, तो जितना नुकसान हुआ है इंश्योरेंस कंपनी उसका पेमेंट करेगी, पर जो गुड्स बच गए हैं और गुड कंडीशन में बच गए हैं उसका इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट नहीं करती है। तो इसको अगर हम स्टेप से याद करें तो सबसे पहला स्टेप आता है स्टेप 1, डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेट। स्टेप 1 होता है इसके अंदर डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेट। अब रेट निकालने से पहले सवाल यह उठता है कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, वह प्रॉफिट जो व्यापारी एंटरप्राइज माल बेचकर कमाती है। व्यापार को ऑपरेट करने के और अदर एक्सपेंसेस, फाइनेंस एक्सपेंसेस हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गए, अदर एक्सपेंसेस को घटाए बिना केवल माल बेचने से
जो लाभ मैं कमाता हूं उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, उसको बोलते हैं हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट, यानी द प्रॉफिट अराइज ऑन द सेल ऑफ गुड्स। अगर इसको हम कंप्यूट करें फॉर्मूले से तो ग्रॉस प्रॉफिट हो सकता है मेरा, ग्रॉस प्रॉफिट अगर मैं फॉर्मूले से कंप्यूट करूं तो ग्रॉस प्रॉफिट हो सकता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और आप सबको पता होगा कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालते हैं हम लोग, ये सब आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालते हैं हम लोग ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हटा दूं तो जो प्रॉफिट आएगा उसको मैं बोलूंगा ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर सेल्स पर मैं ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड कर लूं, अगर मैं सेल्स के हिसाब से ग्रॉस प्रॉफिट का रेट निकालूं तो उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेट। उसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, वो ग्रॉस प्रॉफिट रेट आती है। पर इंश्योरेंस क्लेम निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट रेट के लिए कई सिचुएशन दी हुई होती है। उन सिचुएशन पे कैसे हम ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकालते हैं, आइए हम उसको डिस्कस करते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि डिफरेंट कंडीशंस के अंदर हमको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होता है। अगर क्वेश्चन के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट रेट दे रखी है तो जो दी हुई रेट है उसी को हम ग्रॉस प्रॉफिट रेट मानकर अपने डेट ऑफ फायर के दिन स्टॉक की वैल्यू निकाल देते हैं। कई बार क्या होता है कि प्रीवियस ईयर के जिस अकाउंटिंग ईयर में, जिस फाइनेंशियल ईयर में आग लगी है, फायर ब्रोक आउट हुई है, उससे पिछले साल की हमको इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, उससे पिछले साल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो हम उस पिछले साल के ट्रेडिंग अकाउंट को बनाकर, उस पिछले ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट को बनाकर भी ग्रॉस प्रॉफिट की रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। हो सकता है केवल एक वर्ष के लिए, केवल एक ही वर्ष की आपको इंफॉर्मेशन ना दे, एक से ज्यादा वर्ष की इंफॉर्मेशन दे दे। मान लीजिए 5 या 6 या 4 साल की आपको परचेज की, सेल्स की, ओपनिंग स्टॉक की, क्लोजिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, उन 5 साल की, उन 6 साल की, उन 4 सालों के ग्रॉस प्रॉफिट को याद करेंगे और एवरेज निकालकर ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकालेंगे उस ईयर के लिए, जिस ईयर के लिए हमको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालना है। वैल्यू ऑफ स्टॉक किसके लिए निकालना है, उस फाइनेंशियल ईयर के जिस फाइनेंशियल ईयर में आग लगी है, फायर ब्रोक आउट हुई। पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब भी आप ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकालें तो ग्रॉस प्रॉफिट रेट हर समय सेल्स के बेसिस पर ही निकालिएगा, सेल्स के बेसिस पर ही निकालिएगा। कॉस्ट पर अगर दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट रेट तो उसको कन्वर्ट कर लीजिए। अगर आपको दे रखा है कि 50% ऑन कॉस्ट, यानी कि क्या है, 50% ऑफ कॉस्ट है, यानी कि क्या है, 1/2 है, 1/2 दे रखा है, तो सेल्स पर क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी, 33.33 हो जाएगी। और अगर एक और चीज है जो अभी आपके लिए हो सकता है इनिशियल क्वेश्चन में आपकी काम ना आए, पर आगे क्वेश्चन में काम आती है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कई बार क्या होते हैं, फैक्ट्री में 2 तरह के गुड्स दे रखे होते हैं। एक होता है नॉर्मल गुड्स और दूसरा होता है अबनॉर्मल गुड्स या पुअर सेल्स लाइन गुड्स। अबनॉर्मल गुड्स या पुअर सेल लाइन गुड्स। सर ये पुअर सेल्स लाइन गुड क्या होता है, अबनॉर्मल गुड्स क्या होता है, ऐसे गुड्स जिनको की कॉस्ट पर ही बेचना, जिनको कॉस्ट पर बेचना संभव नहीं होता, उन्हें कॉस्ट से भी कम वैल्यू पर बेचना पड़ता है। मान लीजिए एक प्रोडक्ट है जिसकी कॉस्ट 100 रुपए है
उसको हम कॉस्ट पर भी बेच नहीं पाते। क्यों नहीं बेच पाते? क्योंकि वो उस मार्केट में आउटडेटेड हो चुका है, उस मार्केट से क्या हो चुका है, आउटडेटेड हो चुका है। हो सकता है ऐसा स्टॉक हमारे पास हो, ऐसे गुड्स का स्टॉक हमारे पास हो, तो ग्रॉस प्रॉफिट की रेट निकालते समय अब नॉर्मल गुड्स को, पुअर सेल लाइन आइटम को हमें नॉर्मल आइटम से अलग करना होता है। ग्रॉस प्रॉफिट रेट केवल नॉर्मल आइटम्स के लिए ही डिटरमाइन की जाती है। एक बार आपने ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकाल दी तो इसके बाद स्टेप 2 आता है। स्टेप 2 में क्या आता है, आइए देखते हैं स्टेप 2 में क्या आता है। स्टेप 2 में आता है प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट to compute the value of stock, on the date of fire. आग लगने के दिन स्टॉक की क्या वैल्यू थी, इसके लिए हम क्या करेंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। सर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? कोई भी अकाउंट हम जब बनाते हैं जिसे हम डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं मानते, उससे हम मेमोरेंडम अकाउंट कहते हैं। ये जो अकाउंट बना रहे हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट, ये केवल स्टॉक की वैल्यू याद करने के लिए बना रहे हैं। इसलिए हमने क्या लगा दिया, इसके आगे एडजेक्टिव लगा दिया मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट तभी बनेगा जब हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेट है। ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकालने के बाद मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर हम जिस दिन डेट ऑफ फायर है, जिस दिन आग लगी है, उस दिन के स्टॉक की वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं। एक बार स्टेप की डेट कंप्यूट हो गई तो हम आएंगे स्टेप नंबर 3 पर। स्टेप नंबर 3 है आपका लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक कैसे निकालते हैं? लॉस ऑफ स्टॉक निकालने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, जो आपने स्टेप 2 में जो स्टॉक की वैल्यू निकाली है, उसमें से साल्वेज गुड्स की वैल्यू को माइनस कर दीजिएगा। जितनी भी कैलकुलेशन अब तक मैं कर रहा हूं, उसमें मैंने अब नॉर्मल आइटम्स को, पुअर सेल लाइन आइटम को इंक्लूड नहीं किया है। सबसे जरूरी बात, क्लेम निकालते समय लॉस ऑफ स्टॉक में हमें ये ध्यान रखनी है कि जितनी भी मैंने अब तक ये कैलकुलेशन करी है, इसके अंदर अब नॉर्मल आइटम स्टॉक का या पुअर सेल लाइन आइटम को इंक्लूड नहीं करना है। केवल नॉर्मल आइटम को, जो नॉर्मल रेट पर बिक रहा है, जो नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट कमा रहा है, उसी आइटम के लिए मुझे क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, उसी आइटम के लिए मुझे लॉस ऑफ स्टॉक निकालना है। एक बार लॉस ऑफ स्टॉक निकाल दिया, लॉस ऑफ स्टॉक निकालने के बाद अब नॉर्मल आइटम की जो वैल्यू इंश्योरेंस कंपनी लगाएगी, उसको ऐड करके क्या करूंगा मैं, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर लेस करने, उसमें से साल्वेज गुड्स लेस करने के बाद क्या करूंगा मैं, अब नॉर्मल आइटम की वैल्यू को ऐड कर दूंगा और क्या निकालूंगा, लॉस ऑफ स्टॉक टोटल। उसमें अब नॉर्मल भी आ जाएगा और नॉर्मल गुड भी आ जाएगा। अब बचता है हमारे पास सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है अमाउंट ऑफ क्लेम निकालना। अमाउंट ऑफ क्लेम निकालने के लिए आपको दो इंफॉर्मेशन को कंपेयर करना पड़ेगा। पहली है वैल्यू ऑफ पॉलिसी और दूसरा है डेट ऑफ फायर के दिन स्टॉक का वैल्यू। अब मैंने जब स्टॉक बोला है तो यहां मैंने एक वर्ड यूज किया है, नॉर्मल स्टॉक। मैंने यहां जानबूझ के नॉर्मल स्टॉक यूज किया है, ये आपको बताने के लिए कि आपको ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में इस तरह की इंफॉर्मेशन दे रखी है कि नॉर्मल के साथ साथ अब नॉर्मल आइटम भी है एंटरप्राइज के बाद, या पुअर सेल लाइन आइटम भी एंटरप्राइज के बाद, तो केवल नॉर्मल गुड्स का स्टॉक लेना है डेट ऑफ फायर पर। अब नॉर्मल गुड्स को इसमें इंक्लूड नहीं करना है। इन दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे कि दो तरह की सिचुएशन हो सकती है, मैंने दो सिचुएशन को कवर किया है। पहली सिचुएशन है कि वैल्यू ऑफ पॉलिसी इज ग्रेटर देन और इक्वल, वैल्यू पॉलिसी इज
ग्रेटर देन और इक्वल टू वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। ऐसी पोजीशन हुई, ऐसी स्थिति हुई तो अमाउंट ऑफ क्लेम क्या होगा, बराबर होगा लॉस ऑफ स्टॉक। और लॉस ऑफ स्टॉक निकालने में नॉर्मल गुड्स को तो शामिल करेंगे। अब नॉर्मल गुड्स की जो वैल्यू इंश्योरेंस कंपनी लगाएगी उसको भी शामिल हम करेंगे। सेकेंड सिचुएशन होती है कि वैल्यू ऑफ पॉलिसी इज लेस देन वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। जो ऊपर लिखा था कोई नीचे लिखा है, कोई चेंज नहीं किया है। फिर मैं आपको बता दूं पर कि जब हम वैल्यू ऑफ स्टॉक निकाल रहे हैं और नॉर्मल के साथ साथ अब नॉर्मल स्टॉक और पुअर सेल्स लाइन स्टॉक की इंफॉर्मेशन भी हमको दे रखी है, तो केवल हमको नॉर्मल गुड का स्टॉक लेना है और उसकी कंपैरिजन करनी है वैल्यू पॉलिसी से। अगर वैल्यू पॉलिसी वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर से कम है तो हमारा क्लेम कैसे निकलेगा, एज पर एवरेज क्लॉज निकलेगा। और एवरेज क्लॉज में क्लेम कैसे निकालते हैं, लॉस ऑफ स्टॉक, दोनों तरह के स्टॉक का लॉस, नॉर्मल भी और अब नॉर्मल भी, इनटू वैल्यू ऑफ पॉलिसी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। लास्ट जाते जाते एक पॉइंट है, जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कराऊंगा आपको मैं वीडियो पे जरूर डालूंगा, पर जाते जाते एक पॉइंट मेरा आपको समझाना रह गया कि हमें जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, मेमोरेंडम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, एक पॉइंट जो बच्चे जहां गलती करते हैं एग्जाम में, वो गलती करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, जो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। कौन से एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, एक डेफिनेशन से हम समझ सकते हैं, ऑल दोस एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन एक्विजिशन एज वेल एज मेंटेनेंस ऑफ गुड्स एंड कन्वर्टिंग दैट गुड्स इनटू सेलेबल कंडीशन, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक के, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक के जितनी भी लागत है उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस मानते हैं। एग्जांपल है पॉपुलर वेजेस कैरेज इनवर्ट फ्रेट ऑक्ट्राई इंपोर्ट ड्यूटी रॉयल्टी पेड ऑन प्रोडक्शन, प्राइमरी पैकिंग एक्सपेंसेस कमीशन पेड टू परचेज मैनेजर और एनी अदर पर्सन फॉर परचेज द गुड्स। पर अगर सेल्स कमीशन दिया है सेल्स पर तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा, यानी कि इन्वेंट्री को सेलेबल बनाने के लिए जितने भी खर्चे करते हैं उसे हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस मानना है। और इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर जो कि फैक्ट्री में लग रही है उसको भी हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस मानना है। जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करूंगा तो आपको और अच्छी तरह से इस पे कॉन्सेप्ट पे क्लियर आएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए काम आएगा। अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।